नॉलेज हब। आज का जो टॉपिक है वो जैव प्रकम का ही एक लेसन आपका चल रहा है अभी तक। इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस अपलोड की है लाइव प्रोसेसेस पर। जैव प्रकम को आप इंग्लिश में लाइव प्रोसेसेस बोल सकते हैं। इससे पहले भी हमने कई वीडियो अपलोड्स की, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने पोषण वगैरह के बारे में, मतलब न्यूट्रिशन के बारे में, डाइजेशन के बारे में, पाचन के बारे में पढ़ा था। अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है श्वसन, मतलब कि रिस्पिरेशन। अब आपका रिस्पिरेशन स्टार्ट हो जा रहा है। तो रिस्पिरेशन का ये पार्ट 1 है। इसके बाद रिस्पिरेशन पे एक वीडियो और बनेगी, फिर जाके आपका रिस्पिरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रियाकलाप दिया हुआ है 6.4, क्रियाकलाप 6.5। ये जो दोनों क्रियाकलाप दिए हुए हैं, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं पिछले अनुभाग से। आप लोग पहले तो अपनी बुक निकाल लीजिएगा, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ आप लोग को अच्छे से क्लियर आप समझ सकें उसको। पिछले अनुभाग से हम स्टार्ट करेंगे। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। तो यहाँ से हम देख रहे थे, पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने की करती हैं। तो हम खाना पीना, जैसे कि हम फूड खाते हैं ना, तो फूड खाते हैं, क्यों खाते हैं फूड? ताकि हमको एनर्जी मिल सके। एनर्जी किस लिए मिल सके? ताकि जो भी लाइफ प्रोसेसेस है, जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम क्रिया, उसको हम कर सकें। जैसे कि रिस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, या फिर बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट है, ये जो भी जैव प्रक्रम में आते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें हम कर सकें। इन सारी चीज़ों को करने के लिए, जैसे कि रिस्पिरेशन है, डाइजेशन, एक्सक्रेशन है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि सेलुलर लेवल पर हो रही हैं, उनको करने के लिए हमें क्या चाहिए? और जो क्या चाहिए? हमको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमसे कहाँ मिलेगी? हमको एनर्जी हमको फूड से मिलेगी। जो फूड हम खाते हैं वो फूड किस फॉर्म में होता है? वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो जैसा हमने फूड खाया, तो ज़रूरी नहीं है वो फूड उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमने खाया उस फॉर्म में ही हमारी बॉडी उससे एनर्जी ले ली। ऐसा नहीं होता है। फूड हमने खाया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, उसको ब्रेक डाउन होगा सिंपलर फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्व कर सके। तो ये इसका रूल होता है। तो विविध जीव इसे विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पद का उपयोग करते हैं, इस पर ऑक्सीजन प्रयोग नहीं होता है। तो हम लोग जो भी भोजन खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज होता है ये ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि टूटता है, ताकि इस ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिल सके। तो ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज कैसे टूटेगा? ग्लूकोज होता है, जैसे ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन अणु होते हैं। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, कहाँ पर होगा? कोशिका द्रव में होगा। कोई भी कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका द्रव होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर बहुत से कोशिकाएं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस वगैरह होते हैं ना। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कहाँ होगा? ग्लूकोज टूटेगा कहाँ पर? कोशिका द्रव के अंदर टूटता है। तो ग्लूकोज टूटता है कोशिका द्रव के अंदर, किस रूप में टूटता है? पाइरेट में टूटता है। ठीक है, ये डिस्पिरेशन की प्रोसेस है, बहुत लंबी होती है। इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, क्योंकि आपको बुक में भी शॉर्ट में दिया हुआ है। तो ग्लूकोज में क्या है? 6 कार्बन अणु है। ये ग्लूकोज जो खाया, ये ग्लूकोज कहाँ से आया हमारे बॉडी में? हमारे फूड से आए, जो हमने खाना खाया। इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होना है, ताकि हमको इससे एनर्जी मिल सके ना। अब ग्लूकोज कोशिका द्रव में ही इसका ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज टूटेगा, टूटने के बाद ग्लूकोज से क्या बनेगा? पाइरुवेट बनेगा। अब इसके बाद ग्लूकोज का फिर फर्दर डिवीजन होगा, फर्दर ब्रेकडाउन होगा। इसके बाद ग्लूकोज फिर से टूटेगा, मतलब ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटा, पाइरुवेट के बाद ग्लूकोज फिर से टूटेगा। ठीक है, विघटित वो फिर से होगा। तो विघटित होना ग्लूकोज का पाइरेट से आगे विघटित होना, ग्लूकोज का आगे टूटना, उसकी एक क्रिया नहीं, अलग अलग क्रियाएं होती, अलग अलग प्रक्रिया होती है, जिसको अलग अलग जीव इस पथ को अपनाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटित करने के लिए
जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं। तो ग्लूकोज को टूटने के लिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं होती है। अलग अन्य जीव क्या करते हैं, दूसरे जीव होते हैं, वो दूसरे पथ का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की उस उपस्थिति में वो, जैसे ग्लूकोज तो पाइरुवेट में टूट गया कोशिका द्रव में, उसके बाद की जो डिवीजन, उसके बाद का जो ब्रेकडाउन है उसके बारे में बताऊंगी कि कुछ जीव में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये, कुछ जीव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो यही बात हमें कहने का मतलब था मेरा कि अलग अन्य जीव में अलग अलग पथ को वो उपयोग करते हैं। कुछ में होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कुछ में होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में होगा, मतलब कि पेशीय कोशिका में होगा। तो इसको आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ओवर किस चीज़ की बात हो रही है, जो मैं पढ़ाऊंगी ये ऑल ओवर, इसमें यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ताकि हमको उससे एनर्जी मिल सके। देखिए चित्र 6.8, इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज। देखिए चित्र यहाँ पे 6.8, मतलब कि इस चित्र की ये बात कर रहे हैं। इसमें दिखाया गया है कि ग्लूकोज का कैसे ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में भी। तो चित्र में इन्होंने बताया है कि ये चीज़ शो की गई है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु, मतलब कि पाइरुवेट में विघटन है। यह परिक्रम कोशिका द्रव में होता है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि ग्लूकोज कोशिका द्रव के अंदर पाइरुवेट में चेंज होगा। तो ग्लूकोज क्या था, 6 कार्बन अणु वाला था, पाइरुवेट क्या है, 3 कार्बन अणु वाला। इसके पश्चात पाइरुवेट एथेनॉल तथा एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने क्या कहा था, ग्लूकोज पाइरुवेट में चेंज होगा, उसके बाद उसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा। तो फर्दर ब्रेकडाउन यहाँ पे इन्होंने बताया है। इन्होंने क्या देखा कि ग्लूकोज का पाइरुवेट में चेंज हो गया, ग्लूकोज 6 कार्बन अणु वाला था, पाइरुवेट 3 कार्बन अणु वाला था, ग्लूकोज पाइरुवेट में चेंज हुआ कोशिका द्रव के अंदर। उसके बाद ग्लूकोज का क्या हुआ, उस पाइरुवेट का क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसके पश्चात पाइरुवेट क्या होता है, एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि पाइरुवेट में चेंज हो गया, उसके बाद इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है इसको क्या कहेंगे आप, फर्मेंटेशन। ये जो पूरी प्रोसेस है ये ईस्ट में होती है। ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है, ईस्ट में होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्लूकोज, ठीक है, 6 कार्बन अणु वाला ग्लूकोज था कोशिका द्रव के अंदर। ये जो ग्लूकोज था कोशिका द्रव के अंदर पाइरुवेट में चेंज होकर जो कि 3 अणु वाला था। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 3 प्रोसेस दिखाई गई, 3 अलग अलग प्रोसेस दिखाई गए ग्लूकोज के विघटन के ना। ये पहली प्रोसेस थी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो कि ईस्ट में होती है। तो वो यही बात यहाँ पर कही गई है, यहाँ पर जो मैंने अभी पढ़ा है ये वही बात यहाँ पर कही गई है कि ग्लूकोज का कोशिका द्रव में पाइरुवेट में चेंज हुआ, फिर वो ग्लूकोज जो पाइरुवेट था वो ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में वो चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। अब इसके बाद 2 प्रोसेस और दी गई है, ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब कि पेशी के कोशिका में, और प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस में। पाइरुवेट का विघटन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो पाइरुवेट का विघटन, ग्लूकोज से पाइरुवेट ना, पाइरुवेट का विघटन, पाइरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन का उपयोग करके, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक तरीके का कोशिकांग है जो कि कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का विघटन हुआ ईस्ट में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, पाइरुवेट का विघटन कहाँ होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरुवेट के अणु को विघटित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए मैं यहाँ पहुंची हूँ, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पर इस फिगर में आ जाइए, देखिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ ना। तो ग्लूकोज था, ग्लूकोज पाइरुवेट में चेंज हुआ। अब हम दिखाएंगे कि पाइरुवेट क्या
फिर से विघटन हो रहा है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ था जिससे इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बना था। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुवेट का विघटन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, पाइरुवेट टूटा, परिवर्तित हुआ और परिवर्तित होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकला उस पाइरुवेट से और प्लस जल निकला, प्लस ऊर्जा निकली, एनर्जी निकली। उस एनर्जी को क्या करेगा इंसान? यूज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में बताया निकला ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड जल निकला, वाटर निकला एंड ऊर्जा एनर्जी निकली। क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है, उसको हम वायवीय श्वसन कहेंगे। ठीक है, वायवीय। और यहाँ पे अवायवीय लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले वाले पेज पर अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो जो पाइरुवेट का विघटन वायु की उपस्थिति में हुआ, ऑक्सीजन प्रेजेंस पे, उसको हम वायवीय श्वसन कहेंगे, एंड जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ उसका अवायवीय कहेंगे। अवायवीय मतलब एनारोबिक और वायवीय मतलब एरोबिक। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसका मतलब ये है कि जो वायवीय श्वसन था, एरोबिक श्वसन जो था, उसमें ऊर्जा जो थी, एनर्जी, वो अवायवीय श्वसन की अपेक्षा में मुकाबले में ज़्यादा निकलती है। तो वायवीय श्वसन से एनर्जी अवायवीय श्वसन के मुकाबले में ज़्यादा रिलीज होती है, निकलती है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव होता है, पाइरुवेट के विघटन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। जब हमारी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे कि मान लीजिए हमने रनिंग किया, हमने एक्सरसाइज किया, कोई एक्टिविटीज़ की, उस टाइम पर कोशिका में हमारे सेल्स वगैरह में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पाइरुवेट एक तीसरा हम पथ बताएंगे आपको जो पेशी की कोशिका में होता है ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब कि कमी में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं कि ऑक्सीजन एकदम नहीं, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, अभाव है। तो ऐसा जब होता है, हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन कमी कब होती है? जब हम बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन कमी हमारी कोशिका में हो जाती है। तो उस टाइम पर पाइरुवेट का विघटन कैसे होगा? तो उस टाइम पर पाइरुवेट का विघटन जो होता है, तो पाइरुवेट के विघटन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यह पाइरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। तो यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन का अभाव था। अब यहाँ पे बीच वाले आप फिगर में आइए और फिगर में बीच वाला देखते हैं। देखिए हमारी पेशी की कोशिका में, तो जब भी हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये पाइरुवेट का विघटन इस तकनीक से होगा, इस प्रोसेस से होगा। यहाँ पे क्या होगा? वही ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन अणु वाला है कोशिका द्रव में, उसका पाइरुवेट में विघटन हो गया, वो ब्रेकडाउन हो गया, टूट गया, ये कह सकते हैं चेंज हो गया। फिर ये जो पाइरुवेट था उसका फर्दर ब्रेकडाउन होना था और ऑक्सीजन के अभाव में होना था, तो ये ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा? हमारी पेशी कोशिका में होगा। फिर पेशी कोशिका में होगा जिससे इस पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल मिलेगा, हमको लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा मिलेगी 3 कार्बन अणु की। लैक्टिक अम्ल हमसे मिल जाएगा इससे हमको, और प्लस एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरीके से अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। मतलब कि अचानक हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाना उसे क्रैम्प का कारण बन सकता है, मतलब कि ऐंठन वगैरह आपको हो सकती है। अब हम नीचे आएंगे। कोशिकीय शोषण द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि कोशिकीय शोषण द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कि कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन के लिए प्रयुक्त होती है। तो एटीपी जो बनता है, देखिए जो हमने क्या कहा, एनर्जी रिलीज हुई, ग्लूकोज टूटा, एनर्जी निकली, एनर्जी सब में ऊर्जा निकल ली, तीनों में आपने देखा ऊर्जा निकली थी, इसमें भी निकली थी ऊर्जा, इसमें भी निकली थी एंड इसमें भी ऊर्जा निकली थी, एनर्जी का रिलीज हुआ था। तो एनर्जी जो है ये किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है। तो कोशिकीय शोषण द्वारा मूर्छित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। तो एटीपी क्या करती है, एज अ ईंधन, एज अ फ्यूल के तरीके से हमारी बॉडी इसको यूज़ करती है। तो मान लीजिए जो भी रिस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती है उसमें मेनली एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो रिस्पिरेशन वाली कोई जो भी प्रोसेस होती है श्वसन वाली, उसमें क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी बनती है। और वो कैसी एनर्जी होती है, वो एटीपी के फॉर्म में होती है। जब एटीपी हमारे बॉडी में होगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ग्लूकोज टूटा से जो भी एनर्जी निकली, वो ऊर्जा जो भी एनर्जी निकली वो किस फॉर्म में निकली, वो एटीपी के फॉर्म में निकली। तो हमारे बॉडी में एटीपी होगा तभी हमको एनर्जी मिलेगी ना, हम तभी बॉडी के जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये जो एटीपी है ये एज अ फ्यूल हमारी बॉडी में यूज़ होता है। कैसा यूज़ होता है, एज अ फ्यूल हमारी बॉडी में ये यूज़ होता है। ये जो एटीपी होती है, कोई भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, मान लीजिए कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं हम, जितनी भी सेलुलर लेवल पे हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जितने भी प्रोसेस करते हैं, तो जो भी हम सेलुलर प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, सेलुलर जो भी हमारी बॉडी में सेलुलर प्रोसेस है, जितनी भी होती हैं सेलुलर लेवल पर जो भी परफॉर्मेंस होती हैं, वो कैसी होती हैं, जितनी भी ऐसे समझ लिया आप, जितनी भी सेलुलर लेवल पर प्रोसेस होती है उस पर एटीपी क्या करता है, सेलुलर लेवल पे परफॉर्मेंस देता है। हमें एनर्जी इस प्रोसेस में कैसे होती है, एटीपी जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा, लिखा है यहाँ पर, जो कोशिका के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। एंडोथर्मिक यहाँ लिखा हुआ है। जब हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है, जब हम एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं तो उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। और जब एनर्जी को हम एब्जॉर्व नहीं करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इतना आप समझ लेंगे यहाँ से। तो एटीपी क्या करता है, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। एटीपी के विघटन से एक निश्चित मात्रा में हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और ये ऊर्जा कैसी होती है, लार्ज अमाउंट में होती है। अब इसके आगे हम देखेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे अधिकांश, पहले आप यहाँ देख लेते हैं, ये क्रियाकलाप देख लेते हैं 6.4 पे 6.5 पर। तो यहाँ पे 6.4 पे लिखा हुआ है, एक प्रणाली में ताज़ा तैयार किया हुआ भूजा हुआ चूने का पानी लीजिए। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित कीजिए। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी पकड़ने में ताज़ा चूने पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, दो प्रणाली ली है, एक ये ली है और एक ये ली है। उसमें क्या है, भूजा हुआ चूना डाला हुआ है। एक में उन्होंने क्या किया कि मुंह से हवा डाली और दूसरे में ऐसे ही हवा डाल दी, ठीक है। तो जो मुंह से हवा डाला उन्होंने पकड़ने में, तो उससे क्या हुआ कि जब मुंह से उन्होंने हवा डाला तो उसके साथ साथ उसमें क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया ना। और दूसरी प्रणाली में इन्होंने क्या डाला, ओनली वायु डाली, ओनली हवा डाली, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो गया नहीं। तो इस क्रियाकलाप में यही शो किया गया है कि रिस्पिरेशन में हम क्या एक्सेल करते हैं, मुंह से अपने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा वायु में हमें क्या दर्शाता है, इसमें यही बताया गया है। किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ चीज डालिए। एक छिद्र वाली काक लगी पकड़ने में इस मिश्रण को ले लीजिए। काक में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। कांच की नली के स्वतंत्र चीले को ताज़ा तैयार चूने, भुजे चूने वाले चूने के पकड़ने में ले जाइए। चूने के पानी में होने परिवर्तन को लगाइए। मतलब कि इस प्रोसेस में ये दिया हुआ है कि फल लीजिए या चीनी का रस लिए घोल लीजिए, उसमें ईस्ट डाल दीजिए और एक छिद्र वाली काक लगी पकड़ने में इस मिश्रण को ले जाइए। काक में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। कांच की नली के स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार चूने पानी वाली पकनी में ले जाइए। तो इस प्रोसेस में दिया हुआ है कि हमने फल का रस लिया, उसमें ईस्ट डाला और ईस्ट डालने पर क्या होगा, उसमें एक प्रोसेस होगी जिससे क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा ना। क्योंकि हमने बताया था कि अगर ग्लूकोज में ईस्ट, ग्लूकोज
पायरेट में चेंज हुआ एंड उसमें ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, फिर इसको हम खा ले जाते हैं, भूजे चूने में लग जाता है। तो ये सारी प्रोसेस इसमें दी हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जानिए हमें, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमणों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रिया में मूर्छित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। तो जो एटीपी होता है वो एक तरीके से सेलुलर प्रोसेसेस को करता है, ठीक है। सेलुलर प्रोसेस मतलब कि ऐसी प्रोसेस जो कि सेल्स के अंदर होती हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर एनर्जी कन्वर्जन हो गया, या फिर रेप्लिकेशन हो गया। इस तरीके की प्रोसेस जो कि सेलुलर लेवल पे होती है, सेल्स के अंदर होती हैं। तो एटीपी क्या करता है, वो एक तरीके से सेलुलर प्रोसेसेस करता है। इसे हम एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं, किसको, एटीपी को। जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, वो क्या है, एटीपी मॉलिक्यूल को बना रही है। तो एटीपी से क्या मिला हमको, एनर्जी मिली, हमने इसको एनर्जी करेंसी कहा। एटीपी की वजह से हम क्या करेंगे, सेलुलर प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। अब जब भी जो भी रिस्पिरेशन हो रही है, रिस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन एटीपी की मॉलिक्यूल को क्या, एटीपी मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बन रहा है विद द हेल्प ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एडीपी प्लस पी, पी मतलब फॉस्फेट। तो एडीपी प्लस पी मिलकर क्या बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में पूरे यही दिया हुआ है कि एडीपी और प्लस फास्फेट मिलकर एटीपी बनाते हैं, एटीपी बनती है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उससे क्या मिलता है, हमको एटीपी मिलता है। और एटीपी कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो एडीपी हमको कैसे मिला, एटीपी कहाँ से मिला, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलकर ये बना। आंतरोष्मी प्रक्रम मतलब कि एंडोथर्मिक प्रक्रम कोशिका के अंदर तक इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करती है। जब जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस फास्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल पर मोल की तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो एटीपी के फॉर्म में हो रही है ना। अगर एटीपी प्लस फॉस्फेट मिलकर एडीपी प्लस फॉस्फेट मिलकर एटीपी बना रहा है, तो एटीपी अगर ब्रेक डाउन होगा तो किस में ब्रेक डाउन होगा, वो एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन होगा। और ये जो एनर्जी निकलेगी कितनी होगी, 30.5 किलो जूल पर मोल। सोचिए कैसे बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, या यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग लाई जाती है। तो मतलब कि एक बैटरी होती है जिससे हम अलग अलग टाइप के यूज़ के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के लिए यूज़ करते हैं, प्रकाश के लिए ऊर्जा के लिए यूज़ करते हैं, विद्युत ऊर्जा के लिए यूज़ करते हैं। मतलब एक बैटरी से हम अलग अलग काम, अलग अलग फंक्शंस कराते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशिकी के सुकड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तांत्रिक आवेग का संचरण आदि अन्य क्रियाओं के लिए होता है। तो वही बताया कि जिस तरह बैटरी से हम अनेक तरीके की ऊर्जा का यूज़ करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा हो गई, उसी तरीके से इस एटीपी का यूज़ हम अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए करते हैं। लाइक प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, या फिर और भी फंक्शंस वगैरह जो बॉडी हमारे होते हैं उसको हम करने के लिए क्या ज़रूरत होता है, एटीपी की ज़रूरत होती है। मतलब एटीपी क्या करता है, एक से बहुत सारे काम को करता है। तो ये मेरी वीडियो थी रिस्पिरेशन पर, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। एंड आप लोग इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए।